Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 71 वान चाओ की मुझे दीवानी सी झुंझलाहट भरी नजर देखकर मुझे मुस्कान आ गई। ये सोचकर कि शायद यही उसका हाँ कहने का तरीका था, मैं सोचने लगी कि हम उन्हें कैसे मारेंगे। मैंने आग में जलाकर मारने का विकल्प चुना, लेकिन चूंकि वे लियू वेई के परिवार के सदस्य थे, इसलिए शायद पहले उनके सिर काट देना बेहतर होगा। मतलब ज्यादा मानवीय मौत नहीं। वान चाओ की आवाज हमारे आसपास हो रही बहस के बीच सुनाई दी। मैंने मुंह बनाया, लेकिन समझ गई कि अगर मैं सचमुच इंसानियत दिखाना चाहती हूँ, तो जब उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद न हो, तब उनके सिर के पीछे गोली मारना ही मरने का कहीं बेहतर तरीका होगा। नहीं, वांग चाओ ने फिर कहा, इस बार अपना माथा रगड़ते हुए, ये सोचने की कोशिश करते हुए कि वह किस बात पर आपत्ति जता रहा होगा। मैंने लियू वेई की ओर रुख किया। क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो क्या कह रहा है? मैंने वांग चाओ की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा। बेचारे को सिरदर्द हो रहा था। लियू वेई ने बस कंधे उचकाए और सिर हिला दिया। वांग चाओ ने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर है। उन्होंने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। नहीं, मैंने उनके होठों को ये शब्द बनाते देखा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम उन्हें आग से नहीं मारोगे, तुम उनका सिर काटकर नहीं मारोगे और तुम उनके दिमाग में गोली मारकर भी नहीं मारोगे। मैं दंग रह गया। मैंने अब तक डॉक्टर सीस की इतनी बेवकूफ़ी भरी कविता कभी नहीं सुनी थी। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तुम्हें उन्हें जान से नहीं मारना चाहिए, तुम्हें उनके सिर में गोली नहीं मारनी चाहिए, तुम्हें उन्हें जलाकर राख नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाकर उनका सारा माल नहीं लूटना चाहिए। यह ज्यादा बेहतर तुकबंदी होती। मतलब, इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इससे बेहतर तुकबंदी ढूंढने की कोशिश करूंगा। रुको, अब मुझे समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं बूढ़े उस्ताद और वो बाई ही को मार डालूं। उसने सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं कही? उफ, मर्द कितने पेचीदा होते हैं। एक हफ्ते तक तुम्हारे लिए कोई चीनी और कैफीन नहीं, वांग चाओ बड़बड़ाया। वह शांत और संयमित लग रहा था, लेकिन मैं उसकी बढ़ती हुई झुंझलाहट को साफ देख सकता था। जिसने भी कहा था कि भालू को नहीं छेड़ना चाहिए, वह गलत था। कभी कभी भालू को छेड़ना बहुत बढ़िया होता है। मैं मुस्कुराया। ठीक है, अब क्या हम काम पर लग सकते हैं? कुछ दिनों में हम इस जगह पर नहीं रहना चाहेंगे। यह महान ज़ोंबी विद्रोह का दूसरा दिन था, इसलिए ज़ॉम्बीज़ को संगठित होने का समय नहीं मिला था। यकीन मानिए, सबसे डरावना ज़ोंबी वही होता है जो संगठित होता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस शरीर का असली मालिक मेरे कब्जे से पहले 3 साल तक कैसे जिंदा रहा। मैंने अपने पिछले जीवन में सिटी बी के बारे में जो कुछ भी जानता था, उसे याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। सर्वनाश से पहले शहर भी व्यावहारिक रूप से देश का केंद्र था। ये भोजन, वित्त, व्यापार, अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन सहित लगभग हर चीज को नियंत्रित करता था। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक माना जाता था। यह आधिकारिक है, हमारी बुरी हालत हो गई है, और यह कोई मजेदार बात नहीं है। देश के अनुसंधान और विज्ञान में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए यह माना जा सकता है कि उनके पास ज़ॉम्बी वैक्सीन का भरपूर भंडार था, और जब 2 दिन पहले सारे ताले खुले, तो सारे ज़ॉम्बी आज़ाद हो गए। साथ ही वे पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण भी थे, इसलिए हमारे पास ज़ॉम्बी के जीवित रहने और फलने फूलने के लिए ज़रूरी सब कुछ मौजूद था। मुझे चिंता की लहर अपने ऊपर हावी होती महसूस हुई और मैं जानता था कि मैं इसके आगे बेबस हूँ। सर्वनाश शुरू होने के 3 साल बाद भी मैंने सिटी बी के बारे में कभी नहीं सुना। इसका कारण ये था कि सिटी बी नाम की कोई जगह ही नहीं थी जिसके बारे में सुना जा सके, और अगर ऐसा था तो हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मैं छत से उठ खड़ा हुआ और घबराकर चारों ओर देखने लगा। अपना मोबाइल फ़ोन निकालते ही मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरे पास बिजली हो, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है जिससे मैं उन जानकारियों तक पहुंच सकूं जो हमारे जीवित रहने के लिए बेहद ज़रूरी थी। शांत हो जाओ, छोटी बच्ची, वांग चाओ ने कहा, और वह भी उठकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं और उसे डर है कि मैं उस पर हमला कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, मेरी समझ से परे है, प्यारी। उसने अपनी आवाज़ में वही धीमी सी मिठास घोली जो आमतौर पर मुझे ऐसे मूड में सुकून देती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑक्टोपस के चेहरे के भावों को नज़रअंदाज करते हुए घबराकर चारों ओर देखा और चेन जी हान पर नज़र गड़ा दी।
वह पहले भी यहाँ आ चुका था। लियू वेई ने कहा था कि यह शहर उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसके पास जवाब होंगे और वह बदतमीजी नहीं करेगा। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसकी कमीज पकड़कर उसे नीचे खींच लिया ताकि वह मेरी आंखों में देख सके। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे सिटी बी के बारे में सब कुछ जानना है और मुझे ये 3 दिन पहले ही जानना ज़रूरी था, इससे पहले कि मैं इस नरक जैसी यात्रा पर निकलूं। मैंने शांत होने की कोशिश की, सचमुच की, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि भविष्य में ये शहर ज़ॉम्बी द्वारा शासित होने वाला है, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। इस बार लियू वेई खड़ी हो गई और चेन ज़ी हान से मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं भी आधी ऑक्टोपस थी, इसलिए मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। प्यारी, जो भी हो, हम संभाल लेंगे, बस हमसे बात करो, लियू वेई ने धीमी, शांत आवाज में कहा, जैसी वान चाओ आमतौर पर मुझसे बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। चेन ज़ी हान मेरी आंखों में लगातार देखता रहा। मुझे नहीं पता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसने सिर हिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैंने आपको बताया कि पेशेवरों के साथ काम करना कितना अच्छा अनुभव था? जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे जानकारी मिलने वाली है, मैं थोड़ा शांत हुआ। बस थोड़ा सा, क्योंकि अभी और भी मुसीबत आने वाली थी और मैं उससे बिल्कुल भी निपटना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे रुककर गहरी सांस लेनी पड़ी, क्योंकि अगर मैंने चेन ज़ी हान से सही सवाल नहीं पूछे तो वो मुझे ज़रूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। वान चाओ और लियू वेई मुझे वापस सोफे पर ले गए और मुझे नीचे धकेल दिया। हम तीनों कमरे में मौजूद उच्च अधिकारियों की अनदेखी कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी हठधर्मिता के कारण हम ऐसी जगह फंस गए थे जहां हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे और हाँ, मैं इसका सारा दोष उन्हीं पर डालता हूँ। अक्टूबर में यहाँ कितने चिकित्सा केंद्रों में टीका लगाया गया? मैंने पूछा, तभी चेन ज़ी हान मेरे सामने कॉफ़ी टेबल पर आकर बैठ गई। यहाँ तक कि लियू यूज़ेक भी इस बातचीत में दिलचस्पी ले रही थी और लियू वेई के बगल में खड़ी होकर मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी। सिटी बी में आधिकारिक तौर पर 530 चिकित्सा केंद्र थे जहां टीका लगवाने के बाद लोगों को रखा गया था। ऐसी अफवाहें हैं कि कम से कम 200 अन्य अनौपचारिक चिकित्सा केंद्र भी हैं जहां टीके लगाए गए थे। अरे यार, मैं तो इन आंकड़ों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, साल की शुरुआत में शहर बी की जनसंख्या कितनी थी? शहर बी देश का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आधिकारिक आबादी 25 मिलियन से अधिक है, लेकिन इसका पर्यटन व्यापार भी ऐसा है जिसमें एक वर्ष में 300 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। क्या मैंने बताया था कि हमारी हालत खराब है? हाँ, अच्छा, मैं अपने पिछले बयान पर कायम था। क्या आपका मतलब यह है कि इस समय यहाँ 325 मिलियन लोग हो सकते हैं? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन वास्तव में मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। नहीं, बेवकूफ़, उसने एक साल में 30 करोड़ कहा था, और अभी तो पर्यटकों का मुख्य मौसम भी नहीं है। अभी शहर में शायद सिर्फ 1 करोड़ ही लोग हों, ऑक्टोपस ने झल्लाकर कहा। मैंने अपना हाथ झटक दिया और बर्फ की एक मोटी परत ने उसका मुंह जमा दिया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है या नहीं। सच कहूं तो काश मैंने उसे चोट पहुंचाई होती। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लंच मेनू में बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे और उनमें ज़ॉम्बी बनने की संभावना थी। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सबसे नज़दीकी टीकाकरण केंद्र कितनी दूर है? कृपया 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 मुझे हज़ारों किलोमीटर दूर बताएं। कृपया, अगर इससे जवाब बदल जाए तो मैं गिड़गिड़ाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लगता है कि अगर मुझे सही याद है तो एक केंद्र यहाँ से 5 ब्लॉक दूर था। इस मोहल्ले के लोग अपने लिए एक केंद्र चाहते थे, लियू यूज़ेक ने बीच में कहा। ज़रूर, उन्होंने ही किया होगा, मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। धिक्कार है इन अमीर लोगों पर। कम से कम अब मुझे पता चल गया कि इतनी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी इतनी पास क्यों थे। वे शायद सबसे नज़दीकी सुविधा केंद्र से आए थे। वे संगठित नहीं थे, बस सब एक ही जगह से आए थे। अध्याय 72। मैं अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि हमें कहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने के लिए हम कितनी जल्दी इस जगह से निकल सकते हैं, तभी कमरे की दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज़ आई। ऊपर देखा तो बूढ़े मालिक ने कॉफ़ी टेबल पर दूसरी बार हाथ मारा। ये बकवास बंद करो, वो मुझ पर नज़र गड़ाए चिल्लाए। मेरे घर में इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उस बूढ़े आदमी को कई मायनों में नीचा देखा जो सोचता था कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। हालात के प्रति उसकी बेपरवाही से मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने उसका उपहास उड़ाया और अपना ध्यान वापस चेन ज़ी हान पर केंद्रित कर लिया।
वह मेरे सवालों का जवाब देने में बहुत धैर्यवान था और मेरे गुस्से को बखूबी संभाल रहा था। उसकी स्थिति में शायद ही कोई इतना शांत रह पाता, या कम से कम वे बहुत चिड़चिड़े हो जाते। कुल मिलाकर मैं प्रभावित हुआ। मैंने पूछा, क्या आपको अंदाजा है कि हमारे 20 किलोमीटर के दायरे में लगभग कितनी सुविधाएं हैं? उसने सिर हिलाया। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि यह घटना घर के काफी करीब थी और इससे गिरोह को खतरा हो सकता था। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अपने आसपास के लोगों की तरफ देखा। हमें ये पता लगाना होगा कि हमें कहाँ जाना है और जल्दी से निकलना होगा। जैसे कल ही। जल्दी। मैंने वान चाओ को सिर हिलाते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से योजना पर विचार कर रहा था, लेकिन जब मैंने मेज पर एक और धमाका सुना तो मैं गुस्से से भर आया। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उस आदमी पर चिल्लाया जो शायद कुछ समय पहले तक मुझे उंगली के एक इशारे से मरवाकर मेरी लाश दफना सकता था। दुर्भाग्य से, जहां वह एक छोटे तालाब में बड़ी मछली होने का आदी था, वहीं अब वह एक बड़े तालाब में छोटी मछली बन गया था, और उसे अभी तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था। तुम ये डर फैलाना बंद करो। जब तक हम पूरी तरह तैयार न हो जाएं, तब तक हमें इस जगह को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तय करने का काम मैं ही करूँगा। कोई नासमझ लड़की नहीं, जो अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। बूढ़े उस्ताद लियो हाओयू ने मुझे ऐसे ताना मारा जैसे मैं उनके जूते से पहुँचने वाली कोई चीज़ हूँ। सच कहूँ तो जब वान चाओ ने मुझे छोटी लड़की कहा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बूढ़े आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरा गुस्सा सामान्य से भी ज़्यादा भड़क उठा। तो फिर आप यहीं रुकिए, आराम से रहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ आकर और आपको बचाने की कोशिश करके जो कुछ भी किया। अब जब आपने अपना फैसला कर लिया है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। आपके भविष्य के सभी प्रयासों में आपको शुभकामनाएं, मैंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। मैं उठने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं खड़ा हो पाता, 4 हाथों ने मुझे पकड़ लिया। चारों ओर देखते हुए मैंने पाया कि वान चाओ, लियू वेई, लियू यूजेग और चेन जी हाओ तीनों ने मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को पकड़ रखा था। मैंने उन पर गुर्राया, अगर मेरा यहाँ स्वागत नहीं है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। वे सब भूल गए, सामाजिक मेलजोल को नियंत्रित करने वाले सभी जटिल शिष्टाचार अब मायने नहीं रखते थे। बेटे पानी की एक घूंट के लिए अपनी माँ को मार सकते थे और मार डालते भी थे। मुझे यहाँ रुककर ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी जो मेरे लिए नरक से भी कम महत्वपूर्ण था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर मामलों में मेरे लिए हर कोई हद से कम महत्वपूर्ण था, इसलिए शायद ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं था। संक्षेप में कहें तो मैं जा रहा था। जो आना चाहते थे वे आ सकते थे, और जो नहीं आना चाहते थे उनका यहाँ रुककर मरने के लिए हार्दिक स्वागत था। मुझे लगता है वान चाओ ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर बीच में ही रुक गया। मैंने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, सोच रहा था कि वो क्या कहने वाला है। पता नहीं, इससे वो ज़रूर मुसीबत में पड़ जाता। जब मैंने उसे सिर हिलाते देखा तो मुझे हल्की सी हंसी आ गई। कम से कम वो इतना तो समझदार था कि बोलने से पहले ही समझ गया और मुसीबत में नहीं पड़ा। उसने गला साफ किया और फिर बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि हमें लियू वेई और उसके परिवार को मामला सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। हम बाहर ही रहेंगे, जब आप कोई फैसला कर ले तो हमें बता देना। वैसे भी हम सुबह सबसे पहले निकल जाएंगे। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी और वह सही था। मैं परिवार का सदस्य नहीं था, मेरी कोई राय नहीं चलती थी, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति मुझे जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। सिर हिलाते हुए मैं घर से निकला और अपनी जगह से एक आरवी मोटरहोम निकालकर सामने के विशाल लॉन में खड़ा कर दिया। कम से कम इस तरह मैं नहा सकता था, थोड़ी देर सो सकता था और शायद एक कैरेमल चीज़केक भी खा सकता था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। लियू वेई उसी सोफे पर बैठ गया जिसे वान चाओ और ली दाई लू ने अभी अभी खाली किया था, लेकिन किनारे पर बैठने के बजाय वह अपने भाई और उसके भाई के दूसरे कमांडर के साथ बैठा था। कॉफ़ी टेबल के उस पार वो बाई और अपने दादाजी को देखते हुए उसने सोचा कि चीज़ें इस हद तक कैसे पहुंच गईं। उसे हमेशा याद था कि उसके दादाजी एक मजबूत और निर्मम व्यक्ति थे। उनकी शक्ति और कौशल की मिसालें मशहूर थीं, न केवल उनके अपने गिरोह में बल्कि दूसरों में भी। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे गिरोह के इशारों पर कैसे झुक सकता है, यह उसकी समझ से परे था। लेकिन एक बात पक्की थी, उसके दादाजी की उम्र का असर उन लोगों पर साफ दिख रहा था जो उन्हें जानते थे, और लियू वेई को अपने दादाजी के कठिन जीवन पर थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अंततः सब कुछ उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर था, और उन्हें उन फैसलों के परिणामों को भुगतना ही होगा। फिर लियू वेई को अपना सपना याद आया, और यह भी कि उसके दादाजी
हालांकि उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वो बाई के साथ घर पर ही रहना पसंद किया। शायद उसका ये सुझाव गलत नहीं था कि उसके दादाजी खुद उस महिला से शादी कर लें। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, उस आदमी ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हाथ मारते हुए कहा। लियू वेई ने ली दाई लू के अंदाज में अपनी आंखें घुमाने से खुद को मुश्किल से रोका। आपको क्या आपत्ति है? लियू वेई ने सोफे पर पीछे झुकते हुए और आराम से बैठते हुए पूछा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया होता, लेकिन ये स्थिति सामान्य से बहुत अलग थी। बूढ़े गुरुजी गुस्से में थे, किस बात पर लियू वेई को कुछ पता नहीं था। लेकिन इस तरह की बकवास करने का ये समय नहीं था। दुनिया रातों रात बदल गई थी और बूढ़े गुरुजी को इसके साथ कदम मिलाकर चलना था, वरना वे पीछे रह जाते। उस छोटी बच्ची को कुछ पता नहीं है कि वह क्या कह रही है। सोचो, एक मामूली बिजली कटौती पर ऐसी प्रतिक्रिया। कुछ दिनों में बिजली ठीक हो जाएगी और वह अपनी हरकतों से जितनी मूर्ख साबित होती दिख रही है, उतनी ही मूर्ख साबित हो जाएगी। लियू हाओयू ने घृणा से चेहरा बिगाड़ते हुए जवाब दिया। और वो ज़ॉम्बी जिनसे हमें घर वापस आने के लिए लड़ना पड़ा, उनका क्या हुआ? लियू यूजेग ने आराम से पीछे झुकते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि वो बाई ही के उनके साथ रहने आने के बाद से उसके दादाजी की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसे नहीं पता था कि वो उसके दादाजी के कानों में क्या फुसफुसा रही थी, लेकिन ब्लैक माउंटेन सिंडिकेट के अलावा वो हर किसी और हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शकी हो गए थे। स्पष्ट था कि कुछ तो चल रहा था। दोनों गुटों के बीच किसी प्रकार का गुप्त सत्ता संघर्ष चल रहा था जिसके बारे में लियू यूजेग को जानकारी नहीं थी। और अपने भाई की अनुपस्थिति में कार्यवाहक ड्रैगन प्रमुख होने के नाते, साथ ही पूरे गुट के मुख्य प्रवर्तक होने के कारण, उन्हें अपने संगठन के लिए किसी भी प्रकार के खतरे से अवगत होना चाहिए था। लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, उनके स्वयं के दादा द्वारा। उस क्षण बूढ़े व्यक्ति का लियू भाइयों पर जो भी नियंत्रण था, वह आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और वे दोनों ये जानते थे। जब लियू यूजेग ने ज़ॉम्बीज़ का जिक्र किया तो बूढ़े गुरुजी ने उपहास किया। साफ तौर पर कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा। उन्होंने वो बाई ही की ओर देखा, मानो वह इस बात से सहमत हों। जब उसने सिर हिलाकर सहमति जताई, तो उन्होंने अपने पोतों की ओर देखा और कुर्सी पर सीधे बैठ गए। इन दीवारों के बाहर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। वो बाई ही और लियू हाओयू के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत को देखकर लियू वेई और लियू यूजेग ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा था और वह महिला उनके दादाजी को इस हद तक कैसे अपने वश में कर रही थी? उन्हें इस बात का कोई Andasia Nahimda, Lekina Aba Save Satarka Rahenge, Yasayat Ali Dailu Sahiti, Isistiti Se Nipatane Kasabase Aka Tarika Pahala Kadama Uthana Haida, Sayata Unhem Bubai Haiko Maradina Kahi Orafira Unhem Sinta Karain Ki Jarurata Nahim Paradi। अध्याय 73। वो बाई ही को मारने के तरीके पर विचार करने के बाद लियू वेई ने अपने दादाजी की ओर देखा और बोला, वांग चाओ के कहे अनुसार हम कल सुबह निकलेंगे। हमारे साथ आना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है। वह समझ गया था कि एक बार दादाजी ने फैसला कर लिया तो बात खत्म और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होगा। वह ली दाई लू, वांग चाओ और जो भी उनके साथ जाना चाहेगा, उनके साथ निकल जाएगा। मुझे लगता है कि हम सभी का यहीं रहना सबसे अच्छा होगा, वो बाई ने कोमल और सुखदायक स्वर में कहा। जी हाँ, यही सबसे अच्छा होगा, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। बूढ़े गुरु ने अपने दोनों पोतों और चेंजी हान को देखते हुए सहमति जताई। अपने पीछे खड़े वफादार अंगरक्षकों में से एक को हाथ हिलाते हुए बूढ़े गुरु ने आगे कहा, सब कुछ बंद कर दो। जो भी निकलने की कोशिश करे, उसे मार डालो। एक बार फिर बूढ़े गुरु ने वो बाई की ओर सहमति के लिए देखा और एक बार फिर उसने सिर हिलाकर सहमति दी। बूढ़े ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। समझ गया दादाजी, लियू वेई ने खड़े होकर लियू परिवार के बुजुर्ग मुखिया को प्रणाम करते हुए कहा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम जाकर अपना सामान खोल लेते हैं। बुजुर्ग मुखिया से अनुमति मिलने पर तीनों खड़े हुए, प्रणाम किया और फिर तेजी से लेकिन स्थिर भाव से कमरे और घर से बाहर निकल गए। हम कहाँ जा रहे हैं? लियू यूजेग ने पूछा, जब वह और उसका साथी लियू वेई के पीछे पीछे सामने के लॉन से होते हुए उस कैंपर की ओर बढ़े जो उन्होंने वहां लगा हुआ देखा था। ली दाई लू को ढूंढने के लिए, लियू वेई ने जवाब दिया और उसके कदम उस आर्विक वाहन से दूरी को तेजी से कम करते चले गए जिसे वह जानता था कि वह ली दाई लू का था। क्यों? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ चल रही है और शायद वही जानती है कि यह क्या हो सकता है और इससे कैसे निपटा जाए, लियू वेई ने जवाब दिया। अंदर जो दृश्य उसने देखा था
उससे उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी थी और वह ये पता लगाने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे यह कैसे पता चल सकता है? चेन जी हान ने पूछा और तेजी से अपने आगे चल रहे 2 अन्य पुरुषों के साथ कदम मिलाने लगा। क्योंकि यह उसका पहला ज़ॉम्बी सर्वनाश नहीं है, लियू वेई ने भावहीन स्वर में कहा। सामने के दरवाजे तक 2 सीढ़ियां चढ़कर वह झट से आरवी में घुस गया। जब मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकती तो इसका क्या मतलब है? वांग चाओ ने पूछा, जिससे मैं बुरी तरह डर गई क्योंकि मैं केवल तौलिए में लिपटा हुआ शौव से बाहर आई थी। मैंने आरवी के दरवाजे की तरफ देखा और मुझे पक्का यकीन था कि मैंने उसे बंद कर दिया था। अपने कंधे उचकाते हुए मैंने अपना पजामा उठाया और कपड़े बदलने के लिए वापस बाथरूम में चला गया। आखिरकार अचानक आए इस मेहमान से निपटने के लिए तैयार हो गई। सच में मुझे लगा था कि यहाँ आने और मुझसे अजीब सवाल पूछने से पहले वो आदमी कुछ और ही काम कर रहा होगा। मैं उसके बगल में सोफे पर बैठ गई और उसे अपने बाल सुखाने के लिए तौलिया पकड़ा दिया। अगर वो बस ऐसे ही बैठकर मुझे डराने वाला था तो मैं उसे काम पर लगा देती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरे बाल सुखाने के दौरान जो अच्छा महसूस हो रहा था उससे मैं कुछ हद तक मदहोश थी। जब मैं किसी के मन की बात नहीं पढ़ पाता तो इसका क्या मतलब होता है? उस आदमी ने मेरे बालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिर पूछा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जवाब सोचने की कोशिश करते हुए अपना दिमाग खपाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भी एक आत्मा उपयोगकर्ता हैं, मैंने आखिरकार कहा। अचानक मुझे आत्मा उपयोगकर्ताओं की एक कमजोरी याद आ गई। हालांकि यह इस बात का भी सबसे बड़ा संकेत था कि वे किसी अन्य आत्मा उपयोगकर्ता से निपट रहे थे। दरअसल आत्माओं का उपयोग करने वालों में कई कमजोरियां होती थीं और वे सभी उनकी अपनी बुद्धि तक ही सीमित थीं। वे उतने ही शक्तिशाली होते थे जितना वे खुद को मानते थे और वे केवल उन्हीं चीजों को नियंत्रित कर सकते थे जिन्हें वे नियंत्रित करने योग्य समझते थे। वांग चाओ अपनी आवाज या विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन चूंकि यह उसकी शक्ति का वह पहलू नहीं था जिसके बारे में वह वास्तव में सोचता था, इसलिए वह उस व्यक्ति की तुलना में काफी कमजोर होता जो इसका अधिक अभ्यास करता। मन पढ़ने की क्षमता के मामले में भी यही बात लागू होती है। वांग चाओ शायद सबसे शक्तिशाली मन पढ़ने वालों में से एक था जिनसे मैं मिला था, इस हद तक कि वह इसे बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी का मन पढ़ता रहता था। यहाँ तक कि लोगों को जमा देने की उसकी क्षमता भी केवल एक बार ही काम आए, और अगर वह इसका अभ्यास जारी नहीं रखता तो ये लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करने वाले लोग उत्तोलन या टेलीकिनेसिस में अधिक शक्तिशाली थे, जबकि अन्य ने टेलीपोर्टेशन या टेलीपैथी में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि मेरा और मेरे पुराने परिसर के वैज्ञानिकों का एक सिद्धांत था कि सभी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करने वाले लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सभी विभिन्न पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं। वे बस अनजाने में ऐसा न करने का निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वांग चाओ चाहता तो वह मानसिक शक्तियों से जुड़ी हर चीज का उपयोग कर सकता था, जिसमें उत्तोलन, समय नियंत्रण, टेलीपैथी, मन नियंत्रण, टेलीकिनेसिस, सम्मोहन और टेलीपोर्टेशन शामिल थे। लेकिन उसकी सीमा ये थी कि वह सोचता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल मन पढ़ने और शायद उन्हें स्थिर करने तक ही सीमित थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, लेकिन यह उन सबसे बड़े रहस्यों में से एक था जो मेरी मृत्यु से पहले कभी प्रकट नहीं हुआ, जबकि अन्य सभी शक्तियां उस विशेष शक्ति तक सीमित थीं। पृथ्वी की शक्ति जमीन और मिट्टी तक, जल की शक्ति जल तक, वायु की शक्ति वायु तक, अग्नि की शक्ति अग्नि तक, आदि आध्यात्मिक शक्ति की ऐसी कोई सीमा नहीं थी। वे किसी व्यक्ति के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते थे और अधिकांश लोग इसे जानते भी नहीं थे। एक आत्मा उपयोगकर्ता जिसके बारे में मुझे पहले से पता था, जिसने अपनी टेलीपैथी और मन नियंत्रण दोनों का उपयोग करने की कोशिश की थी, उसे एक अन्य आत्मा उपयोगकर्ता ने अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण मार डाला था। वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के मन को इस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम था कि उसे यकीन हो गया कि वह मर चुका है, और इस तरह उसके मस्तिष्क ने उसकी सांस और हृदय गति को रोक दिया और वह मर गया। मन को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली आक्रमण और रक्षात्मक हथियारों में से एक था, जिसने आत्मा उपयोगकर्ताओं को नई दुनिया की निर्विवाद महाशक्ति बना दिया। दरअसल सर्वनाश के दौरान लगभग हर सफल बेस, कंपाउंड या सुरक्षित क्षेत्र किसी स्पिरिट यूजर द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि भले ही वे अपनी शक्ति के केवल एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करते थे, फिर भी वे सभी मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली थे। फीनिक्स कंपाउंड, मेरा कंपाउंड, इस नियम का एकमात्र अपवाद था। वांग चाओ ने मेरा सिर सहलाना बंद कर दिया और एक पल के लिए रुक गया।
तुम्हारा मतलब है ये सिर्फ लोगों को जमा देने और मन पढ़ने की क्षमता से कहीं अधिक है। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे मन की बात पढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने सिर हिलाया, उसकी बात से सहमत होते हुए और उसका ध्यान मेरे बालों की तरफ खींचने के लिए, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सिर्फ एक स्पिरिट यूजर होने से तुम्हारे हाथ में कितनी अनंत संभावनाएं आ गई हैं, मैंने कहा जब वो मेरे बालों को सहलाने लगा। अब तुम किसका मन नहीं पढ़ सकते थे जिसने ये सारी बातचीत शुरू की। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मेरे आरवी का सामने का दरवाजा जोर से खुला और एक बेहद दृढ़ निश्चयी लियू वेई अंदर आया। उसके तुरंत बाद लियू यूजेग और चेन जी हान भी आ गए। कम से कम चेन जी हान ने दरवाजा बंद करने की तमीज दिखाई, भले ही लियू वेई ने दस्तक देने की तमीज नहीं दिखाई। इन आदमियों को क्या हो गया था कि वे बिना इजाजत मेरे घर में घुस जाते थे। तुम ठीक हो? मैंने लियू वेई से पूछा, जो मेरे सामने जमीन पर बैठ गया और बस मुझे घूरता रहा। मैं उसे घबराया हुआ कह सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह शब्द लियू वेई का सही वर्णन कर सकता है। मैंने उस छोटी सी जगह में चारों ओर देखा और पाया कि लियू यूजेग और चेन जी हान हमारे आसपास कुर्सियों पर बैठ गए थे। मैंने लियू वेई की तरफ आंखें घुमाई, जो बड़े आराम से मेरे पैरों के पास बैठा था। उसने सिर हिलाया और फिर ना कह दिया। मैंने आह भरी और गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने बाकी दो आदमियों की तरफ देखना शुरू किया जो शायद थोड़ी बेहतर बात कह सकें। क्या समस्या है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लियू वेई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, दुनिया अंधकार युग में वापस चली गई है और इंसानों में अलौकिक शक्तियां आ गई हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? मेरे दादाजी के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, लियू वेई ने इस तरह समझाया जैसे मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वह क्या कह रहा है। आज से पहले उनसे कभी न मिलने के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। किस तरह से? मैंने पूछा, अभी भी सभी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। वह पहले से कमजोर हो गया है, तुरंत जवाब आया। मैंने सिर हिलाया और लियू वेई के गाल पर हाथ रखा। प्यारे, मैंने कहा, तुमने उस आदमी को सालों से नहीं देखा है और वह लगभग 75 साल का है। ये स्वाभाविक ही है कि वह पहले से कमजोर हो गया होगा। ऐसा नहीं है, लियू यूजेग ने बीच में टोकते हुए कहा। अब वह फैसलों के लिए वो बाई ही की तरफ देख रहा है, खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। यह ऐसी बात है जो पहले कभी स्वीकार्य नहीं होती। मैं असमंजस में पड़ गया और उस आदमी की तरफ देखकर बोला, क्यों नहीं? बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछोगे तो बेवकूफ़ी भरा जवाब ही मिलेगा, क्योंकि वह एक महिला है, चेन जी हान ने बीच में टोकते हुए कहा। मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन जब तक मुझे ठीक से समझ नहीं आ जाता कि क्या हो रहा है, तब तक मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका मन नहीं पढ़ सकता? वान चाओ ने मुझ पर हाथ रखते हुए कहा और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये वो बाई ही था। खैर, धिक्कार है। अध्याय 74। खैर, धिक्कार है, मैंने फिर से कहा और वान चाओ के सहारे बैठ गया, ये सोचकर कि मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लियू यूजेग ने मेरी और वान चाओ की ओर देखते हुए पूछा। वान चाओ अभी यही कह रहा था कि वह वो बाई ही के मन की बात नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है कि वह आत्माओं का इस्तेमाल करने वाली है, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह किस क्षेत्र में माहिर है। मैंने लियू वेई की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। जानते हो, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो। जिस आदमी ने मुझे घायल पिल्ले जैसी शक्ल बनाकर गोली मारी, क्या इससे मैं उसे माफ कर दूंगी कि उसने मेरी जिंदगी में एक और आत्मा का इस्तेमाल करने वाले को ला दिया? मैं अपने फार्म हाउस पर बहुत खुश थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बकवास की जरूरत नहीं थी। अब या तो हम बहकावे में आकर मर जाएंगे या फिर ज़ॉम्बी के हमले से। दोनों ही तरह से। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। हेर-फेर, वान चाओ ने पूछा, उसकी आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिमाग अभी भी मुझे दी गई सारी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दूसरे जीवन में पूरी कोशिश की कि शक्ति का इस्तेमाल करने वालों से बचूं और या उन्हें नाराज न करूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो बाई ही से नहीं बच पाए और मैंने उसे जरूर नाराज कर दिया। मेरी तो वॉट लग गई। क्या तुमने कभी ग्रीन टी बिच के बारे में सुना है? मैंने सामने बैठे लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, जिन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। बिल्कुल आम बात। इस कमरे में बैठे पुरुषों को तो पूरी जिंदगी ग्रीन टी बिच और व्हाइट लॉर्ड्स जैसी गालियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्हें इस मुहावरे का मतलब तक नहीं पता था।
ग्रीन टी बिच एक ऐसी औरत होती है जो अपने काम के मर्दों को मीठी, दयालु और मासूमियत का दिखावा करती है, लेकिन असल में उसे मर्दों के पैसे और दौलत में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, और इसके लिए वो रिश्ते तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाती। क्या ये नाम जाना पहचाना सा लगता है? मैंने चारों मर्दों की तरफ देखते हुए पूछा। जब उन्होंने फिर से सिर हिलाया तो मुझे हैरानी हुई कि आखिर वो इतने ताकतवर कैसे बन गए। शायद वो बेवकूफ से ज्यादा मासूम थे। चलो यही मान लेते हैं। मेरी राय में एक ग्रीन टी पीने वाली औरत एक माहिर चालाक होती है। मैंने ऐसे कहा जैसे जवाब उनके सामने ही हो। हमेशा की तरह वान चाओ ने सबसे पहले बात समझ ली। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन से पहले वो बाई ही एक ग्रीन टी बिच थी, और अब जब वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने वाली बन गई है तो वह उस शक्ति का उपयोग हेरफेर जारी रखने के लिए कर रही है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और थोड़ा और आराम से उसकी छाती पर सिर टिका लिया। हो सकता है कि उसे पता ही न हो कि वह क्या कर रही है। वह बस पहले वाली ही तरकीबें अपना रही है, लेकिन इस बार उसे ज्यादा सफलता मिल रही है। मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही है वही है कि आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। लियू वेई ने खड़े होते हुए, मेरे पैर उठाते हुए और वान चाओ के बगल में सोफे पर बैठते हुए कहा, जिससे मैं उन दोनों के ऊपर लेट गया। लियू यूजेग ने एक पल के लिए हमारी संरचना का अध्ययन किया, फिर सिर हिलाकर अपने भाई से कहा, ये वो बाई ही की जिद थी। वह तुमसे मिलने आना चाहती थी क्योंकि उसने तुम्हें सालों से नहीं देखा था। पहले तो दादाजी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा कि रेड ड्रैगन सिंडिकेट की शक्ति को बरकरार रखने का यह अच्छा समय है। इसके बाद दादाजी मान गए। लियू वेई ने सिर हिलाते हुए धीरे से मेरे पैरों में गुदगुदी की। मेरा मतलब है, मेरे सपने में जब ये सब शुरू हुआ तब तुम तीनों अभी भी सिटी एच में ही थे। तुमने शहर को न तो पहले छोड़ा और न ही बाद में। तुमने कोशिश की, लेकिन दादाजी ने तुम्हें मना किया। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम सुन्न पड़ गया। अगर उसका सपना उसके पिछले जन्म की झलक थी, और सच तो यही है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो सकता है तो उसे भी बीते हुए कल की झलकियां दिख सकती हैं। तो फिर उसके परिवार ने ये यात्रा की ही नहीं, तो फिर इस जन्म में सब कुछ क्यों बदल गया? एकमात्र समान कारक वो बाई ही थी, वही तो अब यहाँ आना चाहती थी, तो उसमें क्या बदलाव आया? मुझे लगा कि शायद टीकाकरण के दौरान उसने कोई सपना देखा होगा और उसमें देखा होगा कि प्रलय की शुरुआत में लियू वेई गायब हो गया था और वह उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ना चाहती थी। उसने लियू वेई से मिलने के लिए कब से जोर देना शुरू किया? मैंने लियू यू चेन से पूछा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे लगता है कि यह अगस्त के अंत के आसपास की बात थी। तो टीका लगवाने से पहले? मैंने पूछा, ये प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह उसे देश के लगभग सभी लोगों से पहले टीका मिल जाए। हाँ, कई महीनों से। अरे यार, धत तेरे की। मैंने बड़बड़ाते हुए महसूस किया कि शायद मुझे आज सुबह उठना ही नहीं चाहिए था। क्या सच में आज सुबह ही हम होटल में थे? अभी तो 2 ज़ॉम्बी के झुंड आए थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या आप अपनी चिंताओं पर चर्चा करना चाहते हैं? चेन जी हान ने पूछा, और वह भी मेरे सोफे पर रखे सामान को देखने लगा। और यही वजह थी कि वह जल्दी ही सबका पसंदीदा बनता जा रहा था। या शायद यह उसकी कोई खास शक्ति थी। एक बार यह सारा झंझट सुलझ जाए तो मैं लड़कों को इन दोनों को कड़ी परीक्षा से गुजारने के लिए कहूंगा ताकि पता चल सके कि इनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। 4 संभावित स्थितियां हैं, और सच कहूं तो वे सभी निराशाजनक हैं। पहली यह कि महिला लियू वेई से बेइंतहा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, यहाँ तक कि अपनी अगली सांस से भी ज्यादा। इसलिए जब उसने उसके गायब होने का सपना देखा तो वह घबराकर यहाँ आई, इस उम्मीद में कि वह ऐसा होने से रोक सकेगी। बिल्कुल नहीं, चारों आदमियों ने कहा। और वैसे भी उसने टीका लगवाने से पहले ही इसके लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था, लियू यूजेग ने बताया। दूसरी स्थिति, वह लियू वेई से विवाह के माध्यम से मिलने वाली हर शक्ति चाहती थी और उसने बूढ़े गुरु को यहाँ आने के लिए हेरफेर किया। चेन जी हान ने सिर हिलाया। ऐसा होने की बहुत संभावना है, लेकिन साथ ही अगर यह पिछले जन्म में नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? क्या मैंने बताया कि इन पुरुषों का एक से अधिक जीवन की संभावना को स्वीकार करना कितना अच्छा लगा? ये सचमुच शानदार था। तीसरा, ये कम से कम उसका दूसरा जीवन है और वह जानती थी कि लियू वेई के साथ क्या होने वाला है और उसे इससे पहले ही इसे रोकना जरूरी था। मुझे जो समझ नहीं आता वह ये है कि लियू वेई उसे ऐसे कौन से लाभ दे सकती है जो उसे पुराने गुरु से नहीं मिल सकते। चौथा परिदृश्य क्या है? लियू वेई ने पूछा,
वह तीसरी संभावना पर बात नहीं करना चाहता था। मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा, उसे ठीक ठीक पता है कि क्या होने वाला है, कब और क्यों होने वाला है, और वह इसका फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल था, ये सबसे बुरी स्थिति थी। लोगों को यूं ही पुनर्जन्म नहीं मिलता, इसके पीछे हमेशा कोई न कोई मकसद होता है, कोई न कोई कारण होता है। मेरा मकसद बदला लेना था क्योंकि मेरी मौत बहुत बुरी तरह हुई थी और शायद वांग ज़ीमो द्वारा ली गई जिंदगियों को बचाना भी था। तो फिर उसे वापस जीवन में आने की शक्ति कहाँ से मिली? और उसका मकसद क्या था? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वान चाओ के कंधे से टिक गई। दिन खत्म करके यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन वो बाई के साथ ये सारी घटना मुझे बेचैन कर रही थी। जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। क्या होगा, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, और ये भी पता नहीं था कि ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। लेकिन मुझे पता था कि अगला कदम उठाने से पहले मुझे सोना ज़रूरी है। मेरे विचारों के भावर में फंसते ही मैं धीरे धीरे वान चाओ के आलिंगन में और गहराई तक समा गई और एक बेहद जरूरी नींद में सो गई। ली दाइलू को अपने ऊपर आराम करते हुए महसूस करते हुए वान चाओ ने उस छोटी लड़की को देखा जो अपने छोटे कंधों पर दुनिया का बोझ उठाए हुए थी। वह जानता था कि बड़े बड़े आदमी, सैनिक भी उस दबाव से टूट जाते थे जो वह उठा रही थी, फिर भी उसे देखकर आपको कभी पता नहीं चलेगा। वह उसके विचारों का अधिकांश हिस्सा समझ पा रहा था, लेकिन वे वाकई बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे। खासकर वो बाई वाली घटना के बाद। शायद हमें फार्म हाउस में ही रुक जाना चाहिए था। दुनिया के अंत को हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, और इन 48 घंटों में हमने इतनी परेशानियां झेल ली थी जितनी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं झेलते। खैर, कम से कम प्रलय से पहले तो नहीं। क्या हम उसके मन में चल रही सबसे बड़ी समस्या से शुरुआत करें या सबसे छोटी समस्या से? लियू वेई ने पूछा, और उसने भी हमारे बीच बैठी लड़की की ओर देखा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, मैंने उपहास उड़ाते हुए कहा। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह घर कब पहुँच पाएगी। जब उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में सिटी बी ज़ॉम्बी का अड्डा बन गया था, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वे कब्जा करने से पहले वह हमें कितनी जल्दी यहाँ से निकाल सकती है। और अब? लियू यूज़ेग ने पूछा। अब वह सोच रही है कि वो बाई ही को क्या पता है जो उसे नहीं पता। आने वाले कुछ ही समय में इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, और चाहे वह फायदेमंद हो या नहीं, उसका दिमाग इसे समस्याओं की लंबी सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 75। तो हमें क्या करना चाहिए? लियू वेई ने वान चाओ से पूछा, और दोनों नीचे लेटी हुई लड़की को देखने लगे। सच कहूं तो मुझे पक्का नहीं पता, वान चाओ ने आह भरते हुए जवाब दिया। अगर वो बाई ही अपनी आवाज़ से लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो हम अनजाने में प्रभावित होने की समस्या में पड़ जाएंगे। मैं ऐसा होने का जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर हम उसकी जीभ काट दें तो क्या इससे काम बन जाएगा? लियू वेई ने पूछा। शायद, वान चाओ ने कहा, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं कर सकता। असल में हम ये पता लगाने में इसलिए कामयाब हुए कि वह आत्माओं का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि मैं उसके मन को पढ़ नहीं सकता। चेन जी हान ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं होगा जब हमने किसी की जीभ काटकर उससे जानकारी लिखवाई हो। हम ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसके पास पहुंचने और उसकी जीभ काटने के बीच उसे बोलने से रोकने का कोई तरीका चाहिए होगा। लियू यूज़ेग ने भी बातचीत में शामिल होते हुए कहा। उसने भले ही पिछले 1 साल उस औरत के साथ बिताया हो, लेकिन अगर वह मर जाती तो उसे जरा भी दुख नहीं होता। जहां तक उसकी बात थी, ज्यादा से ज्यादा वह ब्लैक माउंटेन सिंडिकेट के लिए एक जासूस थी, और कम से कम उसने रेड ड्रैगन सिंडिकेट के मुखिया का ब्रेन वॉश करके उस पर कब्जा कर लिया था। दोनों ही स्थिति में वह एक खतरा थी, और सभी खतरों से निपटना जरूरी है। अगर हम ईयरप्लग या इसी तरह की कोई चीज पहन लें तो क्या काम चलेगा? चेन जी हान के इस सुझाव पर तीनों आदमी उसकी ओर मुड़ गए। शायद, वान चाओ ने स्वीकार किया, लेकिन हमें उससे वह जानकारी चाहिए, चाहे हम उसे किसी भी तरह से प्राप्त करें। अगर वह वाकई पहले भी इस स्थिति से गुजर चुकी है, तो उसे दूसरों पर बढ़त हासिल होगी। लियू वेई और उसके भाई दोनों ने सिर हिलाया। लेकिन ली दाइलू की यहाँ से जल्द निकलने की ज़रूरत के बारे में हम क्या करेंगे? चेन जी हान ने पूछा। क्या तुम हमारे साथ आओगे? लियू वेई ने कुछ हैरानी से पूछा। उसने सोचा था कि वे उसके दादाजी के साथ ही रहना पसंद करेंगे। हाँ, लियू यूज़ेग ने सरलता से उत्तर दिया। और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो बाई ही दादाजी को अपने इशारों पर नचा रही है।
वान चाओ और लियू वेई ने चेन जी हान की ओर मुड़कर उसके जवाब की प्रतीक्षा की। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ वह जाता है, उस व्यक्ति ने लियू यूजेक की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। तो हमारे पास एक योजना है, लियू वेई ने एक ऐसे लहजे में कहा जिसमें प्रश्न और कथन दोनों निहित थे। जरूर, लियू यूजेक ने कहा, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उनके पास कोई योजना है। शायद हमें कुछ भी तय करने से पहले स्लीपिंग ब्यूटी के जागने का इंतजार करना चाहिए, वान चाओ ने सुझाव दिया। बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। ली दाइलू ही उनके लिए इस मुसीबत से जिंदा निकलने का सबसे अच्छा मौका था और वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे यह मौका हाथ से निकल जाए। पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद से वादा किया हुआ कैरेमल चीज़केक का टुकड़ा कभी खाया ही नहीं। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, लेकिन चीज़केक न खा पाने के मुकाबले वह कुछ भी नहीं था। अभी भी आधी नींद में मैंने केक अपनी जगह से निकाला और बिना आंखें खोले उसे खाने लगी। पहली हंसी सुनकर मुझे रुकना पड़ा और आंखें खोलनी पड़ी। कोई समस्या है क्या? मैंने उन 4 आदमियों को देखते हुए पूछा जो कल दोपहर या कल रात, मुझे ठीक से याद नहीं कब, मेरी आरवी में घुस आए थे। जब आसपास कोई घड़ी न हो तो समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कोई बात नहीं प्यारी, मेरे पैरों के पास से लियू वेई की मधुर आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं अभी भी उसी स्थिति में थी जिसमें मैं सोई थी। जाहिर है, या तो मैं इतनी भारी थी कि लड़के मुझे हिला नहीं पा रहे थे या उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खैर, मैं अपना केक का टुकड़ा खत्म कर रही थी। सुबह, दोपहर या रात? मैंने अपने पास खड़े वान चाओ की ओर देखते हुए पूछा। सुबह, हम अगले 1 घंटे में निकलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आप वो बाई ही के बारे में क्या करना चाहते हैं, वान चाओ ने जवाब दिया। वो बाई ही, मेरे जीवन का नया अभिशाप, एक ऐसी आत्मा जो हेरफेर करने में माहिर है, एक संभावित पुनर्जन्म। मैंने लियू वेई की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने उसे अपने सपने में देखा था? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुझे उसके पिछले जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। लियू वेई ने सिर हिलाया। हाँ, वह सिटी एच के घर में सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट लग रही थी, उसने पुष्टि की। मैं सोचने की कोशिश करते हुए अपना सिर इधर उधर झुकाने लगा। महज इसलिए कि वह उस समय खुश और संतुष्ट लग रही थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके जीवन में कुछ ऐसा बदल गया था जिससे वह दुखी हो गई हो। लेकिन फिर भी, वह चालाकी और हेरफेर करने में माहिर थी, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि उसे इतना कष्ट सहना पड़े कि उसे पुनर्जन्म मिले। सच कहूं तो विचार करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं थीं और इस पूरे मामले में उसकी भूमिका को समझने में शायद दशकों लग जाते। लेकिन मुझे बस यही बात परेशान कर रही थी कि वह यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी। अगर यह उसका दूसरा जीवन था, तो उसे पता होना चाहिए था कि शुरुआती दिनों में ही ज़ॉम्बीज़ ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया होगा। लेकिन क्या होगा अगर उसे इस शहर के बारे में कोई ऐसा रहस्य पता हो जिसकी वजह से वह इसे छोड़ने को तैयार न हो? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेरे मन में लाखों सवाल थे और शायद सिर्फ उसी के पास उनके जवाब हों। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? मैंने अपने चीज़केक का एक और टुकड़ा खाया और गहरी सांस ली। अगर मुझे इस पूरी स्थिति का सामना शांत मन से करना था, तो मुझे अपने तनाव और चिंता से निपटना ही था। चीज़केक खत्म करने के बाद और काफ़ी शांत मन से मैंने अपने आसपास बैठे 4 आदमियों को देखा। हम अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। वो बाई से हम तभी निपटेंगे जब वह हमारे लिए खतरा बनेगी, उससे पहले नहीं। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शांत दिमाग और कार्मेल चीज़केक ने कितनी मदद की। अगर मैं दुनिया को बदलना चाहता या संभावित रूप से अपना खुद का आधार स्थापित करना चाहता, तो मैं इस बात की परवाह करता कि वो बाई ही क्या जानती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था, अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खाना चाहता था और बाहरी दुनिया से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। जब तक वह मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ देती, मैं भी उसे अकेला छोड़ देता और जो चाहे करने देता। उसके व्यक्तित्व और क्षमताओं को देखते हुए संभवतः वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और इस बार हो सकता है कि वह किसी पुरुष के माध्यम से सत्ता हासिल करने को तैयार न हो। शायद वह सब कुछ अपने लिए चाहती हो। ये बात बिल्कुल मेल खाती है। अगर उसकी हर चीज़ एक पुरुष पर निर्भर थी, तो वह पुरुष उससे ऊपर उसे घर से निकाल सकता था और उसे किसी और के भरोसे छोड़ सकता था। शायद यही वह चीज़ थी जिसे वह बदलना चाहती थी। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैंने एक ऐसी महिला पर अपनी बहुत अधिक बौद्धिक शक्ति बर्बाद कर दी जिसका भविष्य में मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
आपके जीजाजी के बारे में क्या? मैंने वान चाओ की ओर देखते हुए पूछा और इस तरह उस महिला के बारे में बात करने का विषय बदल दिया। जीजाजी, उसने उलझन भरे लहजे में पूछा। हाँ, झांग, झांग, उसका जो भी नाम हो, क्या वह हमारे साथ यहाँ नहीं आया था? आखिर मैं ही क्यों अकेली हूँ जिसे वह आदमी याद है जब वह वान चाओ से चिपकी हुई थी? जोंक, ऑक्टोपस, ये सभी जलीय जीव, क्या मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि मुझे नाश्ते में समुद्री भोजन चाहिए? या शायद दोपहर के भोजन में हम मछली का स्टू, साथ में केकड़े के केक और लॉबस्टर। मैं यही करने वाला था। जैसे ही हम रास्ते पर निकलेंगे, मैं तुरंत समुद्री भोजन का स्वादिष्ट लंच शुरू कर दूंगा। मेरा दिमाग अब मेरे कमरे में मौजूद तरह तरह के जमे हुए और ताज़े समुद्री भोजन में उलझा हुआ था। मैं उस लड़की और उस दूसरे लड़के के बारे में भूल ही गया। चलो, उन लड़कों को ही सब कुछ सुझाने दो। मुझे और भी ज़रूरी काम करने थे। ओह, शायद सीफूड पैनकेक, ये तो बहुत ही शानदार होगा। ली दाएलू के दिमाग में चल रही बातों को खंगालते हुए वान चाओ को जोर से हंसना पड़ा। जाहिर है, वह वू बाई ही से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहती है, और यह उसके लिए बिल्कुल ठीक था। हालांकि वह संभावित खतरे को जितना नजरअंदाज कर सकती थी, वह नहीं कर सकता था। वह फिलहाल ली दाएलू की योजना का सम्मान करेगा, लेकिन वह शहर बी में चल रही गतिविधियों पर नजर रखेगा। एकमात्र सवाल यह था कि वह ऐसा कैसे करेगा। अब हालात एक हफ्ते पहले जैसे नहीं रहे, जब वह अपने किसी आदमी को यहाँ छोड़कर फोन या मैसेज के जरिए जानकारी हासिल कर सकता था। अब जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी उसके परिवार की सुरक्षा का सवाल था, इसलिए वह तकनीकी कमी का समाधान ढूंढकर किसी भी खतरे को खत्म करने का प्रयास करता रहा। सिर में गोली मारने के लिए आवाज की सीमा के भीतर होना जरूरी तो नहीं था। शायद उसे फिर भी ऐसा ही करना चाहिए। घास में छिपे रहने देने से बेहतर तो यही होता है कि सांपों को कुचलकर मार डाला जाए। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।